नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंध पर अरबों की विजय की। लेकिन इसे हम सुनी सुनाई कहानियों से नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों की रोशनी में समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ड्रामेटिक इवेंट से। साल था 711। सिंध के तट के पास एक अरब जहाज पर डाकू हमला कर देते हैं। अब ये सुनने में तो एक अकेली घटना लगती है ना? पर असल में इसी एक घटना ने एक पूरे सैन्य अभियान की नींव रख दी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में समुद्री डाकुओं का एक हमला एक पूरे के पूरे राज्य पर कब्जा करने की असली वजह हो सकता था, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस ऑफिशियल रीजन को ही देख लेते हैं जिसे जंग के लिए आगे रखा गया। कहानी की शुरुआत होती है एक समुद्री डकैती के बहाने से, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हुआ यूं कि श्रीलंका से एक अरब जहाज आ रहा था। इसमें कुछ मुस्लिम व्यापारियों की विधवाएं और बच्चे थे, और साथ में कुछ तोहफे भी। देवल बंदरगाह के पास इसे लूट लिया गया। जब उमैयद गवर्नर ने राजा दाहिर से हर्जाना मांगा तो उनका जवाब था, भाई डाकुओं पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इतिहास की भाषा में इसी को कहते हैं कैसिस बेली, मतलब जंग छेड़ने का एक आधिकारिक कारण। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, कि इतिहास में जो वजह बताई जाती है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। तो सवाल वही है, क्या यही पूरी कहानी थी? शायद बिल्कुल नहीं। असली वजह को समझने के लिए हमें इस बहाने से जरा और गहरे जाना होगा। हमें सिंध के अंदर झांकना होगा, क्योंकि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उसकी दीवारों के अंदर ही छुपी होती है। उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर का राज था, जो एक ब्राह्मण वंश से थे, और समाज बुरी तरह से बंटा हुआ था। सत्ता और प्रशासन पर ब्राह्मणों का दबदबा था, जबकि बौद्ध, जाट और मेद जैसी जातियों के साथ काफी भेदभाव होता था। मतलब राज्य के अंदर ही असंतोष की आग सुलग रही थी। तो ये बात गांठ बांधने वाली है कि सिंध की असली कमजोरी उसकी फौज नहीं बल्कि उसका सामाजिक बिखराव था। जब समाज अंदर से ही टूटा हुआ हो तो बाहरी ताकतों को मौका तो मिल ही जाता है। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। एक तरफ थी ताकतवर उमैयद खिलाफत, जो स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी, एक ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेड फोकस्ड एम्पायर। और दूसरी तरफ सिंध का राज्य, जो सामाजिक तौर पर बटा हुआ था और अंदरूनी कलह में जल रहा था। तो चलिए अब उस बहाने की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि आक्रमण के असली मकसद, असली इरादे क्या थे। देखिए, इस हमले के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में 4 बड़े ड्राइवर्स थे। पहला तो वही बहाना, समुद्री डकैती का बदला। दूसरा जाहिर है मुनाफा, भारत के साथ जो प्रॉफिटेबल सी ट्रेड रूट्स थे उन पर कब्जा करना। तीसरा पावर, अपनी सल्तनत की पूर्वी सीमा को मजबूत करना। और चौथा और शायद सबसे अहम, सिंध के अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाना। अब आते हैं उस शख्स पर जिसने इस पूरे कैंपेन को लीड किया, और उसकी कहानी फिल्मों से कम नहीं है। इस कमांडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र क्या थी? सिर्फ 17 साल। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 17 साल का एक नौजवान इतनी बड़ी फौज को लीड कर रहा था। लेकिन जो बात वाकई में हैरान करती है वो ये है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज उसे कोई लुटेरा या हमलावर नहीं दिखाते, बल्कि उसके जो खत और काम मिलते हैं वो एक ऐसे डिसिप्लिन कमांडर की इमेज बनाते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता था। अच्छा, देवल की जीत के दौरान मंदिर को नष्ट किया गया था, लेकिन इस बात को समझने के लिए उस दौर के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। उस समय में बड़े मंदिर या चर्च सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते थे, वो स्टेट पावर के सिंबल थे, राजनीतिक सत्ता के केंद्र। उन पर हमला करना सीधे सीधे राजनीतिक सत्ता को चुनौती देना माना जाता। तो ठीक है, जीत हो गई, पर उसके बाद क्या? नए रूलर्स ने शासन कैसे चलाया? क्या सब कुछ बदल डाला? यहां पर हमें कोई आइडियलिज्म नहीं बल्कि प्योर प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यावहारिकता देखने को मिलती है। हिंदुओं और बौद्धों को जिम्मी का दर्जा दिया गया। इसका मतलब था कि वो प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स थे। वो अपना धर्म मान सकते थे, अपनी प्रॉपर्टी रख सकते थे, बस बदले में उन्हें मिलिट्री सर्विस की जगह एक टैक्स देना होता था जिसे जजिया कहते थे। यहां तक कि कई पुराने अधिकारियों को भी उनके पदों पर बने रहने दिया गया। और ये बात एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ती है।
जितने भी क्रेडिबल हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि सिंध में कोई मैस लेवल पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेकओवर था, कोई रिलीजियस क्रूसेड नहीं। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि जो कहानियां हम सुनते आए हैं और जो असलियत हमें इतिहास बताता है उसमें कितना फर्क है। तो ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। मिथक क्या है कि ये एक धार्मिक युद्ध, एक जिहाद था, जबकि सच्चाई क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कैंपेन था। एक और मिथक, बड़े पैमाने पर फोर्स्ड कन्वर्जेंस हुए। असलियत हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई देती है। और ये पूरे भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये जीत सिर्फ सिंध प्रांत तक ही सीमित थी। तो फिर असली विरासत क्या थी? इस जीत की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म लेगेसी लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि कल्चरल एक्सचेंज था। इसी के बाद इस्लामी संस्कृति और ज्ञान ने शांतिपूर्ण तरीके से उपमहाद्वीप में दस्तक दी और यहाँ से गणित और विज्ञान अरब दुनिया तक पहुंचे। और आखिर में ये सोच सबसे जरूरी है कि हम इतिहास को हमें बांटने न दें बल्कि उससे कुछ सीखें। जब हम इतिहास को उसकी सारी जटिलताओं के साथ समझते हैं तो वह हमें सिखाता है सिंध की विजय की कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। ये साम्राज्यों, व्यापार और संस्कृतियों के टकराव और फिर उनके संगम की कहानी है।